पर दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। इधर अब परीक्षा में प्रयाण को मिलाकर सिर्फ 7 लोग ही बचे थे। उनमें से 2 लोग 4 गुनी शक्ति वाले थे, 2 लोग 5 गुना शक्ति वाले थे और बचे हुए 3 लोग 7 गुना शक्ति के साथ खड़े थे। एक बच्चा जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर आया था और उसकी शक्ति प्रयाण की तरह 4 गुना थी, वो प्रयाण के सामने आया और उसने प्रयाण से कहा, प्रयाण जी, मेरा नाम टिकेंद्र है और मैं देवकली विद्यालय से आया हूँ। मेरी और आपकी शक्ति एक बराबर है। आपने बिना किसी गुरु और बिना किसी विद्यालय की ही इस परीक्षा में जगह बना ली। ये बात तारीफ करने के लायक है और आपके साथ लड़ना मेरे सौभाग्य की बात होगी। अगर आप मेरी शक्ति को खुद से लड़ने में खराब नहीं करेंगे और खुद अपनी हार मान जाएंगे तो मैं अपने दादाजी से कहकर आपके लिए किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने का इंतजाम कर सकता हूँ। टिकेंद्र की बात सुनकर प्रयाण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद कहा, अगर तुम्हें इस परीक्षा में आगे जाना है तो मुझे हराना ही होगा और मैं तुम्हारे किसी भी लालच में नहीं आने वाला हूँ। मुझे हराओ और आगे बढ़ो। मैं खुद भी कभी किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। प्रयाण की बात सुनकर टिकेंद्र को कुछ गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में ही तिलमिलाते हुए कहा, अब अगर तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना होगा और अपने दादाजी की सिखाई हुई हवा आग की शक्ति से तुमको खत्म करना होगा। इतना कहने के बाद टिकेंद्र प्रयाण से कुछ दूर गया और अपनी हथेलियों को फैलाकर उसने एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद उसके आसपास तेज हवाएं चलने लगी। हवा के चलते ही टिकेंद्र की हथेली में जोरों की आग जलने लगी। टिकेंद्र की हथेली में जल रही आग उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। प्रयाण टिकेंद्र की ये शक्ति देखकर हैरान था और उसे सच में नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा हुआ बच्चा इतना ताकतवर होगा। प्रयाण जब टिकेंद्र को आग जलाते हुए देख रहा था तभी अद्रिजा ने अपने पिता ईसुरी से भाई की चिंता करते हुए कहा, पिताजी, भैया के सामने खड़ा हुआ बच्चा उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसकी शक्तियां तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। क्या आपने भैया को भी कोई ऐसी अजीब कला सिखाई है? अद्रिजा की बात सुनकर ईसुरी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, प्रयाण को किसी भी तरह की खास शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शक्तियां अपने आप में ही बहुत खास हैं। और अगर मैं तुम्हें भी कुछ कला सिखाऊंगा तो भी तुम्हें खुद उस कला पर विजय पानी होगी और उसे पूरी तरह से अपना बनाना होगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ईसुरी की बात होमा भी बहुत ध्यान से सुन रही थी और पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, पिताजी, ऐसे में तो बड़े भैया बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे ना? होमा की बचपने वाली बात सुनकर ईसुरी ने फिर मजाक करते हुए कहा, अरे जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्रयाण का खून और उसका जन्म बहुत ही अलग तरह से हुआ है। उसे कोई भी आम आग ऐसे जला नहीं सकती और कुछ देर पहले ही उसकी शक्तियां 5 गुनी भी हो चुकी हैं। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे कोई हरा नहीं सकता है, पर अगर कुछ भी थोड़ा बिगड़ा तब समस्या हो सकती है। ईसुरी का परिवार जहां अपने बच्चे की सलामती के बारे में सोच रहा था, वहीं पटवर्धन को टिकेंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो गुस्से में जाकर टिकेंद्र को एक जोर का थप्पड़ लगा दे। उस टिकेंद्र ने पटवर्धन के काम को रोक दिया था, जिसे कुछ देर पहले ही पूरा हो जाना था। मन ही मन टिकेंद्र को गाली देते हुए पटवर्धन ने कहा, अरे बेवकूफ बच्चे, किसने कहा था कि तू उस प्रयाण को खुद से लड़ने के लिए ललकारे? पटवर्धन को अब अपनी योजना पर थोड़ा सा शक हो रहा था। उसके हिसाब से अगर इस आगे की परीक्षा में भी प्रयाण ने उस बच्चे को हरा दिया या फिर प्रयाण को ही उस बच्चे ने हरा दिया तो फिर आगे क्या होगा और पटवर्धन के भेजे हुए बच्चे प्रयाण को मार कैसे पाएंगे? पटवर्धन की सारी योजना उसकी समझ से बाहर जा रही थी और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के 3 बच्चे खुद से प्रयाण से लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे थे। अब बस पटवर्धन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह से टिकेंद्र प्रयाण को हरा ना दे। जहां पटवर्धन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं नंदन और भूपेश आपस में बातें कर रहे थे। वो सारी बातें एक दूसरे के कान के पास आकर कह रहे थे। नंदन ने धीरे से फुसफुसाते हुए भूपेश के कान में कहा, इस बच्चे ने अग्नि परीक्षा में काफी दूर का सफर तय कर लिया है। नंदन की बात पर भूपेश ने प्रयाण को देखकर कहा, तुम्हें जो लग रहा है वैसा मुझे तो नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से कुछ देर में इस परीक्षा में कुछ अलग और बवाल होने वाला है। इधर सब लोग एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे और मैदान में भी प्रयाण और टिकेंद्र की लड़ाई के किस्से जोरों शोरों से हो रहे थे। उनका हल्ला इस दौरान काफी बढ़ चुका था। उस हल्ले के दौरान ही टिकेंद्र ने अपनी हथेली से आग उछालते हुए प्रयाण की तरफ फेंक दिया। प्रयाण ने उस आग से बचने के लिए खुद को जल्दी से पीछे कर लिया।
प्रयाण के पीछे होते ही टिकेंद्र फिर से अपनी हवा और आग की शक्ति मिला मिलाकर प्रयाण की तरफ फेंकने लगा और हर बार उसकी ताकत पहले से ज्यादा ही होती। प्रयाण उस आग से बचने की कोशिश करता ही जा रहा था। प्रयाण को इस तरह से बार बार पीछे जाता देखकर टिकेंद्र ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम क्या अब ऐसे ही बार बार मुझसे दूर जाते रहोगे? अगर तुम ऐसा ही करोगे तो कुछ देर में तो मन से बाहर ही हो जाओगे। अगर ऐसा ही करना है तो पहले ही कर लो, ताकि मेरी शक्ति तुम पर बर्बाद ना हो, और अगर मेरी वजह से तुम्हें जरा भी चोट लग गई तो फिर मुझे दोष मत देना। टिकेंद्र की किसी भी बात पर प्रयाण ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसको उसने ध्यान से सुना था। प्रयाण का पूरा ध्यान ईसुरी की सिखाई हुई मुट्ठी कला पर था। ये कला ईसुरी ने शायद आज के दिन के लिए ही सिखाई थी। प्रयाण ध्यान लगाए हुए था और तभी टिकेंद्र ने उस पर एक आग का इस्तेमाल किया और जैसे ही वो आग प्रयाण के पास आई, प्रयाण ने अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस आग का रास्ता ही बदल दिया। उस आग ने प्रयाण को छूने की कोशिश तक नहीं की। थोड़ी बहुत आग जो उसके शरीर के आसपास आई थी, उसने भी प्रयाण को ज्यादा कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। इस वार से प्रयाण का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसी विश्वास के साथ उसने टिकेंद्र से कहा, जिस आग से तुम मेरे साथ इस समय खेल रहे हो, मेरी सबसे छोटी बहन उससे पूरा दिन खेलती रहती है और तुम उस बच्ची की शक्ति के बराबर इस जन्म में तो नहीं पहुंच पाओगे। सच तो यह था कि प्रयाण को आज भी होमा का एक अग्नि मंत्र से पूरा घर जलाने वाली घटना याद थी और उस आग के आगे आज टिकेंद्र की आग कुछ भी नहीं थी। टिकेंद्र की आग की कम शक्ति जानकर प्रयाण अब उस पर हमला करने के बारे में सोच चुका था और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ था। इधर प्रयाण टिकेंद्र से लड़ाई कर रहा था और वहां ईसुरी के खेमे तक प्रयाण की बात पहुंच चुकी थी। यह सुनकर मधुमती ने ईसुरी से हैरानी के साथ पूछा, ईसुरी जी, अपने घर में आग के साथ कौन खेलता है? मधुमती ईसुरी के घर में लंबे समय से रह रही थी, पर उसने कभी भी किसी को अग्नि का अभ्यास करते हुए नहीं देखा था। मधुमती के सवाल पर किसी ने जवाब तो नहीं दिया, पर अद्रिजा ने इशारा करते हुए मधुमती को होमा की तरफ दिखाया। होमा को देखकर मधुमती ने कहा, अच्छा, तो वो होमा है जो आग से खेलती है। मधुमती की बात सुनकर होमा ने कुछ अजीब सा मुंह बना लिया था, क्योंकि अब उसकी शक्ति ईसुरी के मंत्रों की वजह से बंद चुकी थी और आजकल वो आग से बिल्कुल भी नहीं खेल सकती थी। प्रयाण अपनी लड़ाई में टिकेंद्र के साथ लगा हुआ था और इधर इसी दौरान एक और जोड़ा आपस में मुकाबला कर रहा था। उसमें से एक बच्चा जिसका नाम अनुज था और वो पिथौरागढ़ विद्यालय से आया हुआ था और वो काफी शक्तिशाली भी था। काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार अनुज ही जीता। अपनी जीत के बाद अनुज ने टिकेंद्र की तरफ देखा और उससे कहा, अरे मैं तो अपने सामने वाले से जीत गया और अब तुम कब इस लड़के से छुटकारा पाओगे? अनुज की बात सुनकर टिकेंद्र थोड़ा गुस्सा सा गया और उसने अपने गुस्से को दबाया और काफी घमंड के साथ उससे कहा, अरे बस कुछ देर में यह मामला खत्म करता हूं। ये अभी मेरी शक्ति को जानता नहीं है। मैं इसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और उसी बहाने से इसे थोड़ा बहुत तकलीफ भी दूंगा। टिकेंद्र ने ऐसा कहने के बाद एक बहुत ही अजीब सी मुद्रा बनाई और उस मुद्रा के बनते ही एक अजीब किस्म की आग उसके हाथों से बाहर निकलने लगी। इस आग का रंग भी सामान्य नहीं था। उस आग के आते ही प्रयाण ने लगातार उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और प्रयाण को इस तरह से आग पर मुक्के बरसाते देख सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि आग से ऐसे नहीं लड़ सकता था, पर खुद टिकेंद्र भी इशारों में यही कह रहा था। पर प्रयाण ऐसे मुक्के चला रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। वो बहरों की तरह लगातार मुक्के पर मुक्के टिकेंद्र के पास से आती आग पर बरसा रहा था और उस वजह से धीरे धीरे करके वो आग टिकेंद्र की तरफ लौटने लगी और एकदम से उसके पूरे शरीर में विस्फोट सा हो गया और कई जगहों पर वो जल गया। अपनी ये हालत देखकर टिकेंद्र बुरी तरह से गुस्से में खींच गया। उसी खींच में उसने प्रयाण से कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? टिकेंद्र की बात सुनकर भी प्रयाण ने उस पर वार करना कम नहीं किया था। थोड़ी देर पहले तक सबको लग रहा था कि इस लड़ाई में टिकेंद्र ही जीतेगा, पर अपने दिमाग और अभ्यास की वजह से प्रयाण काफी हद तक जीत चुका था। कुछ देर तक और मुकाबला चलता रहा और मुकाबले के अंत में प्रयाण टिकेंद्र के पास गया। टिकेंद्र की हार देखकर पूरा मैदान ही सन्न हो गया था। मैदान में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी जो पूरी तरह से घायल हो चुका है, उसके पास प्रयाण क्यों जा रहा था। प्रयाण उसके पास जाकर उसकी तरफ देखता रहा। आखिर प्रयाण क्यों गया था टिकेंद्र के पास? उसे ऐसी क्या बात कहनी थी या फिर क्या करना था?
क्या प्रयाण इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।